आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दस जनवरी है आज, दिन बुधवार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत सरकार और ट्विटर के बीच मतभेद उभर कर आ रहे हैं। ट्विटर ने कहा है कि सरकार ने जिन अकाउंट्स को बंद करने को कहा था उनमें से वो सारे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर हैं। तो मतलब क्या है इसका? क्या ट्विटर सरकार को आंखें दिखा रहा है? क्या ये टकराव बढ़ने वाला है? दूसरी खबर में बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंची और कैसे वो किसानों के मुद्दे को उत्तर प्रदेश तक व्यापक स्वीकृति दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इसका राजनीतिक फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मिले। और थोड़ी बात करेंगे प्लास्टिक की। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ कंपनियों पर जुर्माना लगाया है क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट की सही जानकारी नहीं दे रहे थे। इसके बहाने, इसके सहारे समझेंगे कि भारत में प्लास्टिक वेस्ट कितनी बड़ी समस्या है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा है। और आखिर में बात होगी फिल्म बिट्टू पर। ऑस्कर के शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी के टॉप 10 तक ये फिल्म पहुंच गई है। खूबसूरत कहानी लिखी है ताहिरा कश्यप ने, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए कोविड, कृषि कानून जैसे मसलों पर सरकार का पक्ष रखा। वहीं उधर यूपी के सहारनपुर में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लेने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि ये आपकी जमीन का आंदोलन है, आप पीछे मत हटिए, हम आपके साथ हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा है कि 2020 में 2016 के मुकाबले घुसपैठ के मामलों में कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 2020 में घुसपैठ से जुड़े सिर्फ 479 मामले सामने आए, जबकि 2016 में ऐसे मामलों की संख्या 654 थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 10 मई और इंटर की परीक्षाएं 12 मई को समाप्त होंगी। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 26 जनवरी के दिन हुए घटनाक्रम के दौरान लोगों को उकसाने और उपद्रव करने का आरोप है। इकबाल की गिरफ्तारी पंजाब के होशियारपुर से हुई है। विवादित अकाउंट्स और हैशटैग को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ सवाल पूछे थे, जिनके जवाब में ट्विटर ने बताया है कि उनकी ओर से आपत्तिजनक हैशटैग को हटाया गया है और उससे संबंधित कंटेंट को भी खत्म किया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक अकाउंट्स को बंद भी किया गया है। बाइडेन सरकार ने अपनी विदेश नीति में भारत को अहम जगह देने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बीते दिन भारत को हिंदी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का अहम साझेदार करार दिया और कहा कि अमेरिका भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभार और क्षेत्र की सुरक्षा में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का मसला आज संसद में उठा, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर दो टूक कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां तय कर रही हैं और वह क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती है। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत आज एक किस्से के साथ करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सुनाया। कृषि कानूनों के पक्ष में बोलते हुए वो ये कह रहे थे कि बदलाव क्यों ज़रूरी होते हैं और इसके लिए उन्होंने एक किस्सा सुनाया। सुनिए, मज़ेदार किस्सा है। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमीशन बैठा था। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। तो उसके अंदर एक अर्जी थी और उसने लिखा था कि मैं बहुत साल से सिस्टम में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। मेरे पास सीसीए के पद पर मैं काम कर रहा हूं। तो इनको कहा ये सीसीए क्या होता है, कुछ पता तो है नहीं। तो उसने उनको चिट्ठी लिख के बताया। तो बोले सीसीए का मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट। चर्चिल सिगार असिस्टेंट
तो 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहाँ से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस सीसी जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था। 1945 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो पद बना रहा। देश आजाद होने के बाद, इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था, और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसे चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए ऐसा स्टेटस को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का आर्ग्यूमेंट ये है कि बदलाव से हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं कई बार जड़ हो जाती हैं। लेकिन कृषि कानूनों के संबंध में वो ये नहीं कह रहे कि पुरानी व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ रिएक्शन उसका ज़्यादा हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि जिसे पुरानी व्यवस्था से चलना है वो उससे चले, पर हम ये कर रहे हैं कि एक नया सिस्टम, एक नई व्यवस्था एक ऑप्शन के तौर पर लेकर के आए हैं, ताकि किसान चाहे तो कहीं भी अपनी फसल जा कर के बेच सके। खैर, संसद में आज जो हुआ उस पर डिटेल्ड बातचीत, एक्सपर्ट्स की नुक्ताचीनी आप कल सुबह आज का दिन में सुन सकते हैं। अभी बात करते हैं उस टकराव की जो ट्विटर से हो रहा है सरकार का। हुआ ये कि सरकार ने ट्विटर को कुछ 1100 से ज़्यादा अकाउंट्स की लिस्ट भेजी कि आप इनको साहब ब्लॉक कीजिए, बंद कीजिए इनको, क्योंकि ये किसानों के प्रदर्शनों को लेके झूठ फैला रहे हैं, भड़काऊ चीज़ें फैला रहे हैं। तो ट्विटर ने एक ब्लॉग लिखा और ये बताया कि हमने कुछ 500 से ज़्यादा अकाउंट्स बंद कर दिए हैं जो सरकार ने हमें बोले थे बंद करने को, क्योंकि वो स्पैम कर रहे थे। लेकिन हम वो सारे अकाउंट्स बंद नहीं कर रहे हैं जो सरकार ने हमसे बंद करने को कहे थे, क्योंकि ये बात भारत के कानून के अनुरूप नहीं है। भारत का कानून लोगों को बोलने, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है और हम हर नज़रिए का सम्मान करते हैं। तो यानी एक तरह से ट्विटर ने सरकार की आधी बात मानी और आधी मानने से इनकार कर दिया। ट्विटर का कहना यह है कि उन्होंने न्यूज़ मीडिया से जुड़े लोगों और पत्रकारों और एक्टिविस्ट और नेताओं के अकाउंट्स बंद नहीं किए हैं। तो सरकार का रिएक्शन भी इस पर आ गया है। सरकार ने कहा है कि ये अनयूजुअल है कि जब ट्विटर के अधिकारियों से मुलाकात, बातचीत सरकार की होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने ये ब्लॉग वगैरह लिख दिया। इस बीच कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्विटर का बहिष्कार कर दो, हमेशा की तरह ये बात होती है, और स्वदेशी ट्विटर अपनाओ जिसका नाम है कू। घर में ही बना है, अपने भारत में नया प्लेटफॉर्म है और सरकार के मंत्री वगैरह वहाँ अकाउंट्स बना चुके हैं, बीजेपी के कई नेता भी हैं। ट्विटर और सरकार के बीच इस खींचतान का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। नहीं, देखिए, ये खींचतान के कई सारे पहलू हैं और ये खींचतान होनी ही थी। पहला इसका पहलू ये है कि सिर्फ ट्विटर ही क्यों, सोशल मीडिया में दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन ट्विटर ही क्यों, तो इसमें कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक दृष्टिकोण आता है कि ट्विटर को वामपंथी विचारधारा का माना जाता है और फेसबुक दक्षिणपंथी विचारधारा का है। तो ट्विटर पर जब लगाम लगाने की बात आती है तो उसमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण काम कर रहा है और कानून के तहत समानता का बर्ताव नहीं हो पा रहा है। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि सरकार और ट्विटर दोनों ही कानून का शासन नहीं मान रहे हैं और दोनों लोग अपने अपने दबंगई को जो दिखा रहे हैं वो जनता, लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच तीनों के लिए चिंताजनक है। अगर हम ट्विटर के लिहाज से देखें तो जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सिटिंग राष्ट्रपति थे तो उनके राष्ट्रपति के टेन्योर में कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब देखा कि अब उनकी सत्ता खत्म हो रही है तो उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनके ट्वीट्स को उन्होंने एक्शन लिया। तो इसका मतलब यह है कि ट्विटर एक्शन ले सकता है, कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, वो उनकी पॉलिसी से नहीं, उनकी रणनीति से निर्धारित होता है। यह चिंताजनक है। और ट्विटर एक्शन लेता है खुद या कानून उनको एक्शन लेने के लिए बोले तब एक्शन लेता है, इस पे बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। अगर ट्विटर खुद एक्शन लेता है तो सारे आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर कानून के तहत एक्शन होता है तो कानून के आर्डर को उनको फॉलो करना चाहिए। सरकार के लिहाज से चिंताजनक ये बात है कि सरकार
पहले नंबर पर नियमन करने पर विफल रही है और दूसरे नंबर पर नियमों के अनुपालन में विफल रही है। और जो सबसे मूट पॉइंट है पूरे इस कन्फ्लिक्ट का, कि सरकार जो आदेश पारित कर रही है वो भारतीय अधिकारियों को ट्विटर के दिया जा रहा है कि अमेरिका स्थित अधिकारियों को दिया जा रहा है। अगर यह मामला साफ हो जाए, जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी काफी हद तक खत्म हो सकती है। प्रग, आईटी एक्ट की जिस धारा 69A के तहत सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है, उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो क्या मतलब आप क्या देखते हैं कि मामला आगे बढ़ सकता है, सरकार कार्रवाई की नौबत तक आ सकती है सरकार की ओर से कि अब कार्रवाई करेंगे? ये जो भारत में अभी तक 69A के तहत जो जुर्माने और हर्जाने की कार्रवाई का अभी तक कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना आगे बढ़ती है और उस आगे बढ़ने से जो इम्पैक्ट होंगे वो 2 तरह के इम्पैक्ट होंगे। पहला इम्पैक्ट होगा जो डिजिटल सेंटिमेंट्स हैं, जो फॉरेन टेक जाइंट्स हैं, तो उन लोगों को लगेगा कि अगर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो फेसबुक के खिलाफ भी हो सकती है, व्हाट्सएप के खिलाफ भी हो सकती है। और दूसरा, उसमें जो फ्री स्पीच है उस फ्री स्पीच पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे, क्योंकि ट्विटर ने जो आज अपना जवाब दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जो उसमें मानने लायक थे उन पर एक्शन लिया गया है, जो मानने लायक नहीं थे उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। यह एक दिलचस्प संयोग है कि कानून के तहत सरकार जो आदेश पारित करती है, जो ब्लॉकिंग रूल्स हैं, उसके अनुसार वो आदेश कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो हमें पता नहीं है कि उन आदेशों में क्या लिखा है। अच्छा, ट्विटर ने कहा है कि देश के कानून के हिसाब से अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या होने के आसार हैं आगे? मतलब क्या आप क्या देखते हैं कि सरकार किसी तरीके से दबाव बना सकती? तो ऐसे में सरकार के हाथ में अब क्या है, सरकार क्या कर सकती? इस पूरी समस्या के 2 पहलू हैं। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कानून का शासन और तीसरा है समानता। तो कानून का शासन और समानता सर्वोपरि है। इस पूरे मामले में यह जरूरी है कि ट्विटर हो या भारत सरकार, इनकी मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए। एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, उस कानूनी व्यवस्था के अनुसार कानून अपना काम करे। इसी तरीके से ट्विटर हो, फेसबुक हो या सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनकी अपनी पब्लिक पॉलिसी है, भारत सरकार के नियम और कानून हैं, उनके तहत जो भी आपत्तिजनक कंटेंट हो उस पर कार्रवाई हो तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म साफ सुथरे रहेंगे और कानून का शासन बुलंद रहेगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। अगली खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनों का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में दिख रहा है, वेस्ट यूपी में। और उसका असर ये हो रहा है कि अब वहाँ किसानों की महापंचायतें शुरू हो गई हैं। महापंचायतें मतलब एक किस्म से सभाएं, जिसे तमाम किसान नेता संबोधित करते हैं। तो आज एक किसान महापंचायत हुई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहाँ पहुँची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, चूँकि उनके पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी है पार्टी की। इससे पहले वो ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस किसान की मौत हो गई थी, नवरीत सिंह, उनके परिवार से मिलने भी वो रामपुर गई थी। तो प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश में तेज़ी से सक्रिय हो रही हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये जो आंदोलन है, हो सकता है बहुत जल्द ये पूरे देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाए। तो क्या कांग्रेस 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे को एक फैक्टर बनाने की कोशिश कर रही है? क्या किसानों का समीकरण भी तमाम समीकरणों में से एक होगा 2022 के यूपी इलेक्शन में? आनंद पटेल हैं, इंडिया टुडे टीवी के लिए कांग्रेस कवर करते हैं। हमने उनसे बात की और पूछा कि प्रियंका की कोशिश है क्या। देखिए, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका जो सबसे ज्यादा असर है वो पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहां पे है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं
और 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये किसानों का जो आंदोलन है, इससे विपक्षी दलों के लिए एक वहां पे सियासी जमीन तैयार हो रही है, क्योंकि पिछले अगर चुनाव देखें आप 2014 से 2019 तक, तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भारी समर्थन वहां पे मिला है। तो 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम किरदार अदा करेगा अगर वहां पे कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक सियासी जमीन तैयार कर लेती है। और ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, जो आंदोलनकारी आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रियंका पिछले हफ्ते रामपुर गई थी, जहाँ पे जो नवरीत एक शख्स था जिसकी मौत हो गई थी हादसे में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान। और अब वहां पे सहारनपुर में नकुड़ तहसील में किसान महापंचायत है, वहां प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान लॉन्च किया है, जय जवान जय किसान, उस अभियान के तहत सियासी जमीन तैयार की जाए विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा आनंद, 2013 में घटना हुई वेस्ट यूपी में, दंगे हुए और जाटों और मुसलमानों के बीच एक किस्म से एक सामाजिक स्तर पे एक दूरी आ गई और उसका एक सियासी फ़ायदा बीजेपी को मिला कि दोनों वोट वो अलग अलग जगह जाने लगे। लेकिन अब किसान आंदोलन के दौरान ये हो रहा है कि महापंचायतों के ज़रिए वापस वो एकता बनाने की कोशिश खास तौर से आरजेडी कर रही है, जयंत चौधरी की पार्टी की, जाट और मुसलमानों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस आंदोलन का फ़ायदा ले पाएगी? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखिए मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम और जाट जो अलग अलग एक तरह से पोलराइज हो गए थे, उसका फायदा बीजेपी को मिला है चुनाव में। अब जिस तरीके से सियासत हो रही है वहां पे, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल जो है इन दोनों पक्षों को एक साथ एकजुट करने लगा हुआ है, क्योंकि आप देखें ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें, आप दृष्टि से देखें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो ज्यादातर जाट हैं। किसी न उनके पुरखे कभी न कभी जाट समुदाय से बिलोंग करते थे, तो वो भाईचारा जो है वो हमेशा से रहा। अब कोशिश ये हो रही है आरएलडी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि इन दोनों को फिर से एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी के खिलाफ इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और यही वजह है कि आप देखिए कि महापंचायत हो रही है, कांग्रेस पार्टी जय किसान जय जवान का जो अभियान है उसे लॉन्च किया है, और इसका जो फोकस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले हैं। और एक और खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई बड़ा जाट नेता नहीं है, गुर्जर नेता नहीं है, जिनकी बहुतायत है जाट और गुर्जर वोटरों की इन इलाकों में। तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा से और राजस्थान से अपने जाट और गुर्जर नेताओं को लेके आएगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा से रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुडा को मैदान में उतारा जाएगा, और साथ ही साथ राजेश पायलट को गुर्जर वोटों को लुभाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारा जा सकता है। तो पूरा खाका कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है जाट, मुस्लिम और गुर्जर वोटों को रिझाने के लिए। आनंद, राकेश टिकैत का एक बयान आया है कि प्रियंका गांधी कहीं भी जाएं उन्हें ना तो मंच मिलेगा और ना माइक। तो क्या राकेश टिकैत, जो अब इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, 2014 में वो चुनाव भी लड़े थे आरएलडी से और हार गए थे, वो अब क्यों बच रहे हैं प्रियंका गांधी को मंचमाला और माइक देने से किसानों के मुद्दे पर? क्यों, क्या डर है उन्हें अगर ये आंदोलन राजनीतिक अर्थ ले लेगा, राजनीतिक रूप ले लेगा, कोई इसका राजनीतिक फायदा अगर उठा लेगा तो? नहीं, देखिए ये बात शुरू से ही जो किसान संगठन है वो कहते आए हैं कि किसी भी सियासी दल को मंच नहीं मिलेगा उनके जो कार्यक्रम है उसमें। तो आप देख लीजिए शुरू से ही, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जहाँ पे राकेश टिकैत और उनके समर्थक पिछले कई हफ्तों से जुटे हुए हैं, तो ये राजनीतिक एक संकेत देने की कोशिश की गई है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये अराजनीतिक है। तो ये जो बयान है इसको भी उसी बात से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी और किसानों संगठनों को लगता है कि अगर वो किसी एक पार्टी से जुड़ गए या उनके नेता को अपना मंच इस्तेमाल करने दिया, तो फिर जो सरकार है और बीजेपी है ये फिर उन पर हमलावर हो जाएगी, ये कहते हुए कि ये पूरा जो मूवमेंट है, एजिटेशन है, आंदोलन है, ये सियासी आंदोलन है, जो पहले भी आरोप लगाती रही है बीजेपी और उसके नेता। तो इसको और बढ़ावा न मिले, खासकर 26 जनवरी के बाद जिस तरीके के आरोप लगे, उसके मद्देनजर एक तरह से कह लिया जाए कि नपा-तुला बयान कहा जा सकता है कि अगर राकेश टिकैत प्रियंका गांधी से अपने आप को अलग कर रहे हैं। हालांकि मकसद दोनों का एक ही है कि सरकार पर दबाव बढ़ाना, दबाव डालना, ताकि वो जो 3 कृषि कानून है उसको वापस ले ले। ये थे आनंद पटेल।
और अब बात उस चीज़ की करते हैं जो हर वक्त आपके आसपास मौजूद है, जिसे आप कई रूपों में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन साहब वो है बहुत ख़तरनाक, प्लास्टिक। और प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, जो प्लास्टिक कचरा, उसके मैनेजमेंट को लेकर के दुनिया भर में इस वक्त चिंताएं हैं। तो जो तमाम कंपनियां प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करती हैं, हमारे यहाँ उसके लिए एक पैमाना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके आधार पर कंपनियों को प्रोडक्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी लेनी होती है कि भैया हमने बनाया है और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसका, उसके हिसाब से हम डिस्पोज भी इसको करेंगे। और ये जानकारी कंपनियों को सरकार को देनी होती है कि भैया हमने इतना कचरा जो है डिस्पोज किया और कितना कलेक्ट किया। लेकिन कोका कोला, पेप्सी और बिस्लेरी जैसी नामी कंपनियों ने ये जानकारी सरकार से छिपाई, इसमें हेरफेर किया, और इसे लेकर के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने इन कंपनियों पर करीब 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 करोड़ का जुर्माना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि पर भी लगा है। तो ये तो बात पकड़ में आ गई तो जुर्माना लग गया, लेकिन क्या भारत में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम ठीक से नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो इसके असर क्या होंगे? कितना प्लास्टिक कचरा भारत में प्रोड्यूस होता है और कितना ट्रीट हो जाता है? ये समझने के लिए हमने बात की रिसाइकिल इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी आशीष अग्रवाल से। देखिए, मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा सर। आपको बहुत एक अच्छा फैक्ट बताता हूं। इंडिया वर्ल्ड में प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करने में नंबर 1 है। 90% से ऊपर प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल होती है इंडिया में। अकाउंट फॉर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। बाकी बैलेंस सारी प्लास्टिक्स बोलो जो रिसाइकलेबल है प्लास्टिक्स, उसमें 60% प्लास्टिक्स रिसाइकल हो जाती हैं। बोतलों की अगर मान लो डोमेस्टिक कंजम्पशन 9 से 9.5 लाख टन है हर साल, तो रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंडिया में ऑलरेडी 15 लाख टन की लग चुकी है, जो इन बोतलों का वेस्ट लेके रिसाइकल करके बना, तो ऑलरेडी 33% कैपेसिटी आइडियल है। दूसरा, बाकी सारी प्लास्टिक्स का बोलिए तो 60% तो ऑलरेडी रिसाइकल हो रहा है, उसको मेल्ट करके दाने बना के प्रोडक्ट्स में वापस रीयूज हो जाता है, और ये चीज अब बढ़ना ही है, घटना नहीं है। तो आशीष, आपने बताया कि भारत में प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा रिसाइकिल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनियां जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो कैसे इसके लिए काम करती हैं, और क्या प्राइवेट कंपनीज के एंड से कोई प्रॉब्लम नजर आती है आपको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में? आज के दिन में लास्ट 2 साल में सिंस नरेंद्र मोदी जी ने इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, तो सारी की सारी कंपनियां ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है इस फील्ड में और काफी इन्वेस्ट भी किया है। कोक, पेप्सी, बिस्लेरी, डाबर, सब के सब हाथ मिला के, जो पहले इंडिविजुअली करते थे, आज के दिन में उन्होंने 40 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज ऑलरेडी बना ली हैं लास्ट 1 साल में, और आई थिंक इस साल इन्होंने 250 से 300 और रिकवरी फैसिलिटीज डालनी है। इनका सारा टाई अप, सारा चेन को एक जगह मिला के इन लोग का टारगेट यही है कि ये लोग मोटा मोटी 4 से 5 लाख टन मिनिमम पर ईयर कलेक्ट करके रिसाइकल करें। कलेक्शन जरूर होता है, रिसाइकलिंग जरूर होता है, बट इसका ट्रैकिंग कहीं नहीं हो पाता है, तो इसको ट्रैकेबल, ट्रेसेबल कर दें ये इन कंपनियों का। और ऑब्वियसली रैक पिकर लोगों को, कबाड़ी वालों को, सबको एजुकेट करें सही तरीके से कैसे करना है, प्रोसेस को और सिंप्लीफाइड करें। ये चीज ये लोग जरूर कर रहे हैं। पेंडेमिक के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो या हो, बट हाँ 2021 में हम भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऑन ग्राउंड बहुत स्पीड में काम हो रहा है और 2021 के एंड तक आपको बहुत ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स दिखेगा। आशीष, हम ये देख रहे हैं कि रिसाइकलिंग एक बड़ा इमर्जिंग मार्केट भी है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की डिमांड पूरी दुनिया में है इस वक्त, तेजी से उसमें और गति देने की बात हो रही है। तो क्या रिसाइकिल होने के लिए जो प्लास्टिक आता है वो और प्रॉफिटेबल हो जाता है? एकदम एकदम आप सही बोले। इनफैक्ट अगर आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालूं, तो आज के दिन में मार्केट में इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज होता है, बट हमें उसके बारे में पता नहीं है। आज जितने भी कारपेट, पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर में रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही यूज होता है। आप जितना भी बोल दो, पॉलिएस्टर कारपेट्स, जितने भी सोफा के कवर हो गए, जितने भी पर्दे हो गए, जितने भी आप बोलो कपड़े हो गए, बैग्स हो गए। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं, इंडियन टीम की क्रिकेट जर्सी, फुटबॉल टीम की जर्सी, सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनती है। इसका सिस्टम बहुत सिंपल है सर। जितना भी रिसाइकल्ड वेस्ट आता है, वो वेस्ट को आके सॉर्टिंग करके, क्लीनिंग करके, श्रेडिंग करके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को मेल्ट करके
छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने बना देते हैं। दैट इज द रॉ मटेरियल जो रिसाइकलर्स यूज करते हैं। उन दानों को मेल्ट करके आप कोई भी आकार दे सकते हो। तो प्रोडक्ट्स का तो आप बोलो आसपास आपके जितने मैक्सिमम, अगर आप बोलो 100 प्रोडक्ट्स आपके आसपास हैं तो 70 प्रोडक्ट्स में रिसाइकल प्लास्टिक यूज हो सकता है या हो रहा है। ये थे रिसाइकिल इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी आशीष अग्रवाल। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड्स जिसे कहते हैं, वो सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और अलग ही क्रेज़ है उसका। 16 मई 1929 वो तारीख थी जब पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे और ये वो दौर था जब सिनेमा ने बोलना सीखा ही था। और अब 25 अप्रैल को इस अवार्ड की 93rd सेरेमनी होनी है। तो इसमें जो होगा कि 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, 93 देशों से तमाम फिल्में चुनी जा रही हैं जो नॉमिनेट की गई हैं और इसमें से एक फिल्म भारत की भी है। भारत से इस बार लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए एक फिल्म नॉमिनेट हुई है जिसका नाम है बिट्टू। करिश्मा देव दुबे की फिल्म बिट्टू शॉर्ट फिल्म है ये, और इस फिल्म को देख चुकी हैं हमारी सिनेमा टीम की साथी ज्योति कान्याल। हमने उनसे बात की और इस फिल्म के बारे में पूछा। बिट्टू एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड कहानी है जो कि 2 स्कूल जाने वाली लड़कियों की दोस्ती के बारे में है। किस तरह एक एक्सीडेंट के बाद उनकी दोस्ती क्या नया रूप लेती है, इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। जहां ये फिल्म हिंदुस्तान के गांव में रहने वाली 2 लड़कियों की सिंपल दोस्ती को दुनिया तक पहुंचाती है, वहीं जिस तरह शॉर्ट फिल्म को शूट किया गया है वो भी बहुत सराहनीय है। एक्टर्स से लेके लोकेशन तक सब रियल फील होता है और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप सच में उस गांव में जाके उन लड़कियों के साथ उस फिल्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक और जो चीज इस फिल्म को स्पेशल बनाती है वो है इसको सपोर्ट करने वाले लोग। करिश्मा देव दुबे ने जहां ये फिल्म डायरेक्ट करी है, वहीं एकता कपूर, गुनीत मोंगा और ताहिरा कश्यप जैसे प्रोड्यूसर्स ने इसको अब पूरा सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से हाल के दिनों में ये फिल्म काफी सुर्खियों में थी। ज्योति, जिस कैटेगरी में ये फिल्म है उसमें और कौन कौन सी फिल्में हैं और कितने देशों की फिल्मों को पछाड़ करके हम ये कह सकते हैं कि बिट्टू ने अपनी जगह ऑस्कर 2021 में बनाई है? कई 100 फिल्मों ने इस कैटेगरी में अप्लाई किया था, जिसमें से टॉप 10 फिल्मों में बिट्टू का भी नाम है। बिट्टू लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है, जिसमें इसके अलावा 9 और फिल्में हैं जो कि हैं दाई, फीलिंग थ्रू, द ह्यूमन वॉइस, द किकस्लेट स्क्वायर, द लेटर रूम, द प्रेजेंट, टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स, द वैन और वाइट आई। तो अब अकेडमी के जूरी मेंबर्स अब इन 10 फिल्मों में से नॉमिनी सेलेक्ट करेंगे जो कि इस कैटेगरी में ऑस्कर्स के लिए कम्पीट करेंगे। अच्छा ज्योति, आगे का शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस क्या है? फाइनल नॉमिनेशन अनाउंसमेंट 15 मार्च को होगा। तो आपने ये फिल्म भी देखी है, आपको ये भी मालूम है कि टक्कर किनसे है, तो क्या आसार आपको नजर आते हैं? जी बिल्कुल। टॉप 10 फिल्मों में आने के बाद अब कंपटीशन और भी काफी कठिन हो जाता है। अकेडमी जो कि ऑस्कर्स को कंडक्ट कराती है, उनके जूरी मेंबर्स इन 10 फिल्मों में से 5 फिल्में शॉर्टलिस्ट करेंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे फाइनल ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो फाइनल नॉमिनेशंस में से फिर एक फिल्म ऑस्कर जीतेगी। तो पिछले साल जैसे पैरासाइट जो कि साउथ कोरियन फिल्म है, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में के साथ साथ उससे कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ते हुए बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड जीता था। इसके बाद अब उम्मीदें हम और भी लगा सकते हैं कि एक हिंदी फिल्म ऑस्कर्स का खिताब जीतेगी इस बार ही, क्योंकि अब लैंग्वेज बैरियर तो रह नहीं गया स्पेशली ऑस्कर्स में। तो काफी उम्मीदें हैं कि एक हिंदी फिल्म इस बार ऑस्कर जीत सकती है इस कैटेगरी में। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। प्रोड्यूसर थे अमन गुप्ता और साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं? क्या पसंद है, क्या नापसंद है? क्या आप सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते? आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। आपका ईमेल हम अपने पॉडकास्ट में भी शामिल करेंगे। और अगर आप किसी भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट या कास्ट बॉक्स या पॉडचेजर,
तो वहाँ भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस हमारा नाम सर्च कीजिए आज तक रेडियो, हमारे सारे शोज़ की लिस्ट खुल जाएगी और आपको जो उनमें से पसंद हो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, कल फिर मुलाकात होती है। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।